डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हार्टन गवर्नर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसीलिए भी इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है क्योंकि इसमें डेरिवेशन वाला भी पार्ट हम करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्टनेल टाइप जो कि स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है और हार्टन टाइप में क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं और क्या उसके फोर्सेस में चेंज आए। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हार्टन गवर्नर को अगर बोला गया है कि द रिलेशन फॉर द हार्टन गवर्नर कैसे आप ड्राइव करेंगे, तो वो भी हम इस आज की क्लास में देखेंगे। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो द न्यूमेरिकल इज गिवन एज in a spring controlled governor of the Hartung type. The length of the balls and the sleeve arms are 80 mm and 120 mm respectively. The total travel of the sleeve is 25 mm. Now the new language comes here, total travel of the sleeve, that is the sleeve movement. In the mid position, each spring is compressed by 50 mm and the radius of the rotation of the mass center is 140 m. ठीक है, each ball has a mass of 4 kg and the spring has a stiffness of 10 kilonewton per meter of compression. The equivalent mass of the governor gear at the sleeve is 16 kg. Sleeve mass भी दे दिया. Neglecting the moment due to the resolving masses when the arms are inclined, determine the ratio of the range of the speed to the mean speed of the governor. Find also the speed in the mid position. बहुत सी चीजें पूछी गई हैं इसमें, तो हम इसके गिवन डेटा को समझते हैं और इसके ड्रॉ जो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन को ड्रॉ करते हैं और रिलेशन को ड्राइव करते हैं। सो बिफोर वी मूव फॉर द यू कैन से गिवन डेटा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के साथ अब आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मिनिमम पोजीशन पे क्या कंडीशन आएगी और मैक्सिमम पोजीशन पे क्या कंडीशन आएगी। सो फॉर दैट केस जिसमें मैंने सिर्फ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को लिया था, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो मीन पोजीशन जो कि मैंने क्लास में डिस्कस की थी, दैट इज न्यूमेरिकल मीन पोजीशन की बात करूं तो ये गवर्नर एक्सिस हो गया, दिस इज द गवर्नर एक्सिस। एक्सिस लिख रहा हूं मैं, इट मींस गवर्नर एक्सिस। यहां पर आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है, दिस इज एफ सी एंड दिस विल बी योर एस। एफ सी इज बैलेंस्ड बाय एस। ये आपका फल्क्रम हो गया यहाँ पर, ओ सॉरी फल्क्रम पॉइंट हो गया ओ वेल क्रैंक लीवर का, एंड दिस विल बी द एक्सटेंशन मैंने यहां तक कर दिया है, बट उससे पहले ही हमें R1 पॉइंट मिल गया रोलर का एंड देन द फाइनल डिस्टेंस। तो ये अलग डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y, this distance is x, this is fc, this is s, this will be the mean position। और यहां पर इस R1 पर आपका फोर्स लग रहा है, that is mg/2। सो ये पहली कंडीशन हो गई है, that is mean position। मीन पोजीशन, सो मीन पोजीशन पे ये कंडीशन रहने वाली है। बट अब मैं ये बात कर रहा हूं मिनिमम पोजीशन एंड मैक्सिमम पोजीशन की, तो मैं उसको यहीं पर लेकर जाता हूं। मिनिमम पोजीशन की हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपका गवर्नर एक्सिस, दिस विल बी द गवर्नर एक्सिस। ये जो पॉइंट था आपका ओ पॉइंट, दिस इज योर ओ पॉइंट। यहां से अब देखो मिनिमम पोजीशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वाली कंडीशन दिस वन, ठीक है। यानी ये आपका पूरा का पूरा जो वेल क्रैंक लीवर है दिस टाइप का, स्लीव मूवमेंट डाउनवर्ड अंदर की तरफ आ गया, ये तो अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। पहले जो पॉइंट यहां पर था इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे टू डिफरेंशिएट। अब अंदर की तरफ आया, ये पॉइंट यहां पहुंच गया जस्ट लाइक दैट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा x मिल गया, ये जो है डिस्टेंस दिस इज x डिस्टेंस, ठीक है। ये x हो गया, यहां से यहां पर आ गया मेरा FC1, 1 बोल देता हूं इसको, और यहां से यहां आ गया मेरा S1, ठीक है। ये दो पोजीशंस तो क्लियर हो गई।
this will be your x and that distance from O point is x1, ये मुझे है, ठीक है। नाउ जो r मुझे पहले इस लाइन पे मिलना चाहिए था वो डाउनवर्ड एक्ट हो जाएगा ना, ये वाली कंडीशन, ये हो गया। तो यहां जो r था मेरा वो r अब शिफ्ट हो गया यहां पर, ठीक है। सो दिस विल बी योर न्यू r1, इसको r1 नहीं, सिर्फ इसको r पॉइंट दो, ठीक है, r पॉइंट दो, इसको r1 दे देते हैं। सो दिस विल बी द r1 पॉइंट एंड दैट डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y, और यहां से जो डिस्टेंस होगी आपकी दिस इज y1, दैट पॉइंट इज योर r1 पॉइंट, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज h1, ठीक है। ये गवर्नर एक्सिस हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां से मैं यहां इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, दिस फोर्स इज योर mgy2, ठीक है। नाउ दैट इज x, दैट एंगल, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं θ1, सो दैट एंगल इज ऑल्सो θ, बोथ एंगल्स आर θ1। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं a1, जैसा कि a और b लिया था, दैट टोटल डिस्टेंस इज r, बट यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज r1, r1 a1, दिस इज a1 x1, ऑल द डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन दैट केस, ठीक है। तो ये वाली कौन सी पोजीशन है, दिस पोजीशन इज मिनिमम पोजीशन, दिस पोजीशन इज मिनिमम पोजीशन, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन की बात करूं तो मैक्सिमम पोजीशन के केस में ये हो गया आपका गवर्नर एक्सिस, ठीक है, एंड दैट लाइन इज योर O पॉइंट इज दिस इज द O पॉइंट। अब देखो ये वाली कंडीशन में वेल क्रैंक लीवर था, इस तरफ आया, इस तरफ, ये तो इस तरफ जाएगा, ये जो पहले की एक्सिस थी वो ये थी, बट फ्रॉम हियर यहां पर मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया, इस पॉइंट पे आ गया आपका FC2 एंड दैट विल बी योर S2, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपकी x, सो दिस डिस्टेंस जो नई वर्टिकल डिस्टेंस हो गई दैट इज x2, ठीक है। अगर ये इस तरफ आया तो ये ऊपर की तरफ, तो जो पहले r यहां पर था अब वो यहां पहुंच गया, दिस इज r2 पॉइंट, तो दिस डिस्टेंस इज y, सो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी y2, क्योंकि 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x, दिस इज y, FC2 S2, ये डिस्टेंस आ गई आपकी। ये पॉइंट है आपका R2 पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका लगेगा mgy2 फोर्स, ठीक है, mgy2 हो गया, एंड दैट डिस्टेंस जो लिफ्ट है ये हो गई आपकी h2 लिफ्ट, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस, दिस यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस जो है ये हो गई A2, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज A2। नाउ R2 कहां से कहां तक होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा R2, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है आपका R डिस्टेंस, दैट एंगल, जो एंगल है ये हो जाएगा θ2, सो दिस एंगल इज ऑल्सो θ2। आई थिंक all the dimensions has been covered in that case, and that is the your maximum position. So अब इस केस में अगर आपसे कोई बोले कि ड्राइव कर दो तो अब आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंडीशन मेरे को मिल गई है ये मुझे मिल चुकी है हार्टनेल गवर्नर टाइप की जो कंडीशन है, ये मुझे उस टाइप की कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब मैं यहां से हमारे गिवन डेटा की बात करता हूं। सो द गिवन डेटा जिसमें आर्म की लेंथ दी हुई है, यानी आर्म की लेंथ दी है, x दिया हुआ है 80 mm, y दिया हुआ है आपका इट इज 120 mm, ठीक है। नाउ h जो कि स्लीव का मूवमेंट दिया है 25 mm, ठीक है।
नाउ आर मिनिमम पोजीशन पे रेडियस दी, मतलब आर दिया है, सॉरी मिनिमम पोजीशन पे नहीं, आर दिया है 140 mm, यानी मीन पोजीशन पे रेडियस, ये डिस्टेंस दी हुई है रेडियस, दिस विल बी द डिस्टेंस। मास दिया हुआ है बॉल का, दैट इज 4 kg, ठीक है। अगेन स्टिफनेस दी है, यानी स्मॉल एस दिया है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड कैपिटल एम दिया हुआ है स्लीव का मास, दैट इज 16 kg। इनिशियल कंप्रेशन जो दिया हुआ है, इनिशियल कंप्रेशन दिया हुआ है इनिशियल कंप्रेशन दिया है 50। सो दिस इज द गिवन डेटा। मैं क्या करूं, एक एक चीज को फाइंड आउट कर देता हूं। तो क्या पूछा गया है मुझे फाइंड आउट करने का, नेग्लेक्टिंग द मोमेंट ड्यू टू द रिवॉल्विंग मासेस, यानी ये जो रिवॉल्विंग बॉल का मास है 4 kg, इसके कारण जो मोमेंट मुझे लेना है वो नहीं कंसिडर करना है। When the arm are inclined, determine the ratio of the range of speed to the mean speed, रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, ये दो चीजें निकालनी, यानी एक परसेंटेज के फॉर्म में मुझे कैलकुलेट करना है, एंड देन ऑल्सो फाइंड द स्पीड एट द मिड पोजीशन, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूं मीन पोजीशन ऑफ द गवर्नर व्हेन द, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन पोजीशन मुझे कैलकुलेट करनी, व्हेन द गवर्नर इज एट मिड पोजीशन, ये वाली कंडीशन में मीन पोजीशन मिलेगी, गवर्नर एट द मीन पोजीशन और मिड पोजीशन। सो ओमेगा में कंसीडर कर लेता हूं मीन एंगुलर स्पीड, एन इज द मीन स्पीड इन आरपीएम। तो एफसी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, एफसी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर नहीं है, ना ही मेरे पास एफसी की वैल्यू है, बट मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है उसे कैलकुलेट करने का। तो मीन पोजीशन की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, मीन पोजीशन की। तो मीन पोजीशन पे जो एफ सी है दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। वी हैव द वैल्यू ऑफ एम 4 kg, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 0.14 मीटर ओमेगा। सो एफ सी कम्स आउट टू बी 4 into 0.14 into ओमेगा स्क्वायर। सो एफ सी को ओमेगा के टर्म में निकाल दिया, दैट इज 0.56 ओमेगा स्क्वायर, ये न्यूटन में निकल गया। नाउ एस विल बी द स्टिफनेस, स्मॉल एस विल बी द स्टिफनेस इनटू इनिशियल कंप्रेशन। अगर मैं लगा दूं, जैसा जस्ट इमेजिन, यहां पर ये समझने की कोशिश करो कि मैंने पहले इलोंगेशन से समझाता हूं एंड देन कंप्रेशन से। जैसे मैंने मान लो इस पे ये एक फिक्स पोजीशन है, यहां पर एक स्प्रिंग लगाया है, और वो स्प्रिंग आपका ये जो पेन में यूज करते हो वो वाला स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग इसमें अटैच किया और 5 kg का मास इस पे लगा दिया। तो क्या होगा, वो मास का जो वेट है दैट इज mg, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये स्प्रिंग नहीं रहेगा, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दैट स्प्रिंग इज नॉट स्टिफ इनफ टू विथस्टैंड दैट 5 kg लोड। क्या करूं मैं, इतना स्टिफ स्प्रिंग मार्केट से लेकर आऊं जो कि इस 5 kg इंटू दैट 10, अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड कंसीडर करूं, तो वो इसको विथस्टैंड कर दे। तो स्प्रिंग लगाया, मैंने वेट लगा दिया, अब नाउ दैट वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड है स्प्रिंग जो मैंने पहले केस में बताया। अगर वो स्प्रिंग पेन का स्प्रिंग है तो वो स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी लूज करके वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो वायर में कन्वर्ट हुआ, इट मींस वो स्प्रिंग नहीं है, यानी एक स्प्रिंग को एक स्प्रिंग फोर्स उस लोड के अगेंस्ट देना होगा जो उसको विथस्टैंड करेगा। नाउ दैट लोड और दैट एमजी इज बैलेंस्ड, तभी वो स्प्रिंग रहेगा और दैट वेट इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जस्ट मार्केट से एक स्प्रिंग लेकर आया, उस स्प्रिंग को इस पे रख दिया और इस पे वेट रख दिया। अब मान लो कि उस वेट के कारण उस स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन आया होगा, या जो दिख नहीं रहा होगा, बट वहां पर एक स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्ट करेगा जो कि उस वेट को बैलेंस करेगा। अगर कंप्रेशन यानी स्प्रिंग अगर हाईली स्टिफ है तो वो नेकेड आई से हमें दिखेगा नहीं। अगर वो दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो एक्ट नहीं कर रहा है वो स्प्रिंग को। तो यहां पर
अगर मैं स्टिफनेस S मान रहा हूं, इनिशियल कंप्रेशन वहां पर दिया है, इसका मतलब वहां पर जो भी मीन पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो उस इनिशियल कंप्रेशन और उसकी स्टिफनेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, अदरवाइज वो स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सो यहां पर ये समझने की बात है कि जो स्प्रिंग फोर्स है, मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दैट कैपिटल एस इज इक्वल टू एस इंटू इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन। ठीक है, तो दैट एस स्टिफनेस दी हुई है, स्टिफनेस कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, यानी 10 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, इंटू इनिशियल कंप्रेशन इज 50 mm, यानी 50 इंटू 10 की पावर -3, तो दैट स्प्रिंग फोर्स कम्स आउट टू बी 500 न्यूटन। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ नेग्लेक्टिंग द ऑब्लिक्विटी, टेकिंग द मोमेंट अबाउट ओ। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ओ के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, टेकिंग द मोमेंट अबाउट ओ। क्या आ जाएगा मोमेंट, देखो एफ सी इंटू एक्स, एफ सी इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एस इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम जी बाय 2 इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, एफ सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ सी की वैल्यू है 0.56 ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 0.08 mm, 0.08 मीटर, सॉरी 0.08 मीटर, दैट इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू अभी निकाली है 500 इंटू एक्स की वैल्यू वही 0.08 प्लस m, कैपिटल M is 16, 16 into 9.81 divide by 2 into y, y कितना है, y is 0.12, y is 0.12। ठीक है, y कितना है 0.1, y is 0.1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, सो ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट टू बी अराउंड 11.03, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 33.2 रेडियन पर सेकेंड। सो व्हेन ओमेगा comes out to be, so omega equals to 2 pi n by 60, 2 पाई n बाय 60, तो सो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, अब ये आप पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए 317 आरपीएम। सो मीन पोजीशन पे मेरी जो वेलोसिटी निकलेगी और जो आरपीएम निकलेंगे वो निकलेंगे मीन आरपीएम, यानी n और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मुझे जो एक्चुअली में फाइंड करना है रेशो ऑफ रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, तो मुझे रेशो तो निकालना पड़ेगा ना, रेशो ऑफ रेंज ऑफ स्पीड, तो रेंज ऑफ स्पीड के लिए मुझे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा 2 और n1 माइनस m2 निकालना। सो मैं मान लेता हूं यहां पर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 होगी, n1 होगी, यहां जो होगा वो ओमेगा 2 n2 होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिनिमम पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन जो कि बी और सी के द्वारा दिया गया है। लेट अस फाइंड द मिनिमम स्पीड, n1 फाइंड आउट करते हैं। तो ज्योमेट्री से हमें ये समझ में आया, और जो कि मैंने कंडीशन ड्राइव भी की थी इन केस ऑफ हार्टनेल गवर्नर, क्या होगा, जो R1 R माइनस R1 डिवाइड बाय H1, R माइनस R1 डिवाइड बाय H1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x अपॉन में y, इज इक्वल्स टू x अपॉन में y। दोनों के एंगल सेम है, ये देखो एंगल सेम है, तो दिस यानी ये डिस्टेंस और जो हमारा क्या R1 माइनस R, दिस अपॉन में दिस डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो इस ज्योमेट्री से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा,
मैं R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, मेरे पास H1 की वैल्यू है या नहीं है 25 mm, क्योंकि दोनों ही केस में H उन्होंने बोला है 25 mm ऊपर और नीचे। तो H1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू H, X, Y, R की वैल्यू मेरे पास है, मीन रेडियस की वैल्यू मेरे पास है। तो यहां से मेरे पास देखो R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी है 0.14, X की वैल्यू है 0.08, Y की वैल्यू है 0.12 एंड H1 की वैल्यू है 25 यानी 0.025। ये चारों वैल्यूज जब इसमें पुट करूंगा तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 0.132 मीटर or 132 mm. It's a simple calculation, you can do that by your own. So this will be the answer, and that H1 equals to H2 equals to H, ये वाली कंडीशन हमारी है। या फिर हम इसको ऐसा बोले कि दोनों ही कंडीशन की बात अगर मैं कर रहा हूं, दोनों ही कंडीशन की, ये आप सीधा का सीधा यहां पर पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि जनरली गलती यहां पर करेंगे ही। क्या गलती करते हैं, वो H1 इक्वल्स टू H इक्वल्स टू H2 ले लेंगे, बट उस प्रॉब्लम में ओवरऑल H की वैल्यू दी हुई है दैट इज 25 mm। ओवरऑल मीन और मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन की जो ओवरऑल वैल्यूज दी है दैट विल बी 25 mm। ये बात मुझे समझनी होगी। ये जब भी क्वेश्चन हम पढ़े ये समझे कि क्या कंडीशन दी है, ओवरऑल स्लीव डिस्प्लेसमेंट इज 25 mm। सो इन दैट केस दैट H1 is equals to H by 2, so that H1 is equals to H by 2। तो यहां पर जो मैंने कंडीशन फॉलो की है H1 equals to H by 2, ये वाली कंडीशन मुझे ध्यान रखनी है क्योंकि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव दिया है 25 and then we can calculate the value comes out to be 132 mm। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, इसीलिए यहां पर नोट करके ये जरूर रख लेना इस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। नाउ वी गो फॉर दैट FC1। FC1 के लिए जाएं क्योंकि R1 आ ही गया मेरे पास, सो FC1 इक्वल्स टू M R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, जैसा कि यहां पर किया था। तो ओमेगा 1 के कंडीशन में आ गया M कितना है 4 kg, R1 कितना है 0.132 एंड ओमेगा 1 स्क्वायर। सो FC1 कम्स आउट टू बी 0.528 ओमेगा 1 स्क्वायर। वही बात S1 दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल कंप्रेशन। नाउ S1 के लिए थोड़ी कहानी हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। S1 दैट इज स्प्रिंग फोर्स, इसके बाद क्या निकालना है मुझे, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज S1। नाउ S1 के लिए स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, S1 के लिए मुझे क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू S इनटू डिफ्लेक्शन। मीन पोजीशन पे आपको बोल दिया गया था कि इनिशियल कंप्रेशन इज गिवन, सो मीन पोजीशन पे वो इनिशियल कंप्रेशन के कारण वो स्प्रिंग फोर्स होगा जो उसे विथस्टैंड कर रहा है। बट इन दैट केस जो भी डिफ्लेक्शन आया, नाउ डिफ्लेक्शन कितना आया ये देखो, यहां समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हार्टिंग और स्प्रिंग कंट्रोल टाइप गवर्नर में ये कंडीशन, ठीक है। मीन पोजीशन की कंडीशन यहां पर बोल दिया गया है कि जो हार्टन टाइप ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है उसके स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन दिया हुआ है दैट इज 50 mm। तो इस कंडीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो इसको विथस्टैंड कर रहा है ना, दैट 15 टू स्टिफनेस, ठीक है। नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन अब मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम पोजीशन के लिए अंदर की तरफ गया। अब अंदर की तरफ गया तो वो जो इनिशियल कंप्रेशन है उसमें से जो इसकी मीन पोजीशन में डिफ्लेक्शन है वो माइनस हो जाएगा ना, वो माइनस हो गया। तो वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या किया, दैट R माइनस R1, यही तो डिफ्लेक्शन आया। वो ये डिफ्लेक्शन इनिशियल कंप्रेशन से माइनस करोगे तब जाके आपका नेट डिफ्लेक्शन आएगा। सो फॉर दैट केस spring force is given by S into initial compression
माइनस जो कि इसमें नेट कंप्रेशन हुआ, एंड दैट नेट कंप्रेशन इज R1 R माइनस R1. सो दिस विल गिव यू द स्प्रिंग फोर्स. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझने की बात है. सो S1 comes out to be, S is 10 किलो न्यूटन, 10 into 10 की पावर 3. इनिशियल कंप्रेशन इज, मैं 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, R minus R1. So R I have that 140 mm and R1 is your 132 mm. ठीक है, तो ये इसको मैं 50 ही ले लेता हूं. 50 माइनस R कितना है 140 mm माइनस 132 mm, और बाहर 10 की पावर माइनस 3 जो कि mm को मीटर में करना है. इस सबको क्योंकि 40 में से 32 के 8 बचा, 50 में से 42 इंटू 10 420 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, सो S1 इज इक्वल्स टू 420, S1 इक्वल्स टू 420 न्यूटन. अब जैसे ही X1 एंड FC1 आ गया तो टेकिंग मोमेंट अबाउट O, मोमेंट अबाउट O, ठीक है, O पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है. तो इस केस में क्योंकि ऑब्लिक्यूटी इफेक्ट को उसने मना किया है और वी डोंट हैव दैट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सो मैं ये मान रहा हूं कि लेट x इक्वल्स टू x1 एंड y इक्वल्स टू y1. ये मुझे अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, ऑब्लिक्यूटी ऑफ द मास अगर आर्म्स अगर मैं नेग्लेक्ट करूं. ठीक है, सो द मोमेंट अबाउट दैट O पॉइंट इज FC1 इंटू x1 इंटू x1 यानी x इज इक्वल्स टू S1 इंटू x, क्योंकि S1 x1 होगा, ये होगा ना, FC1 इंटू x1, तो x1 इज इक्वल्स टू x, S1 इंटू x1 दैट इज इक्वल्स टू x, एंड दैट mg by 2 इंटू y, दैट प्लस mg by 2 इंटू y. ठीक है, सो यहां से FC1 कितना है 0.528 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू x दिया हुआ है 0.08 इज इक्वल्स टू S1 कितना आया 420 इंटू 0.08 प्लस 16, n कितना है 16 है ना, 16 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 2 इंटू y इंटू y, y इज 0.1. तो जब इसको सॉल्व करोगे सो वी कैन गेट दैट ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1019 रेडियन पर सेकेंड, एंड फॉर दैट ओमेगा कम्स आउट टू बी 32 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, and that omega equals to 2 pi n by 60. So we can get the value of n equals to 305.5 rpm. ठीक है, so that comes out to be your n1, sorry n is not n1, this is omega 1, this is omega 1, n1 की वैल्यू आ गई. अब मुझे फाइंड आउट करनी है n2 की वैल्यू, उसके बाद मैं n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n करके फाइनल वैल्यू निकालता हूं. सो अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने n1 फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास n आ गया. बस अब मैं n2 फाइंड आउट कर लूं तो जो बेसिक चीज मुझसे पूछी गई है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा. सो फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पोजीशन के लिए. तो फॉर मैक्सिमम पोजीशन, for maximum position वही relation as n2 will be the speed and corresponding omega 2 will be the angular speed. ये आरपीएम हो गया, एंगुलर स्पीड हो गई. अब मैं जो ज्योमेट्री के द्वारा जो रिलेशन है वो यहाँ पर भी होगा, दैट R2 माइनस आर हो जाएगा इसमें. R2 माइनस आर डिवाइड बाय H2
that is equals to again x upon में y. From here h2 is equals to h by 2. So we all have that value. R2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, मुझे कैलकुलेट करनी है. So R2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. That is equals to h2. h2 कितना है, that is h1 h by 2 यानी 25. mm में ही कैलकुलेट होना है तो मीटर में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है. 25 by 2 into x कितना है 80 divided by 120 plus that r is 140 mm. So here we get the value of R2 in mm, that is 148 mm. So R2 की वैल्यू मुझे मिल गई. Now once we get the value of R2, जो FC2 होगा that is equals to mR2 omega 2 square. So m is 4, R2 is 148 into 10 की power minus 3 omega 2 square. So from here that FC2 comes out to be around 0.592 omega 2 square. FC2 आ गया. Now अब वही बात S2, that is spring force. स्प्रिंग फोर्स S2. अब मुझे अगर S2 फाइंड करना है तो मुझे वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. S2 की जो कंडीशन है वो इनिशियल कंप्रेशन प्लस जो उसमें इलोंगेशन, जो अनदर, क्योंकि इस पॉइंट पे था ना आपका स्प्रिंग, तो ये वाला कंप्रेशन हुआ, इस वाले में इतना इलोंगेशन हुआ. जैसे जो कंडीशन थी ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, ये स्प्रिंग था, ये आपका आपका वेल क्रैंक लीवर है इस पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंग था जिसको इनिशियल कंप्रेस करके इसको विथस्टैंड कर दिया. तो यहाँ जो FC और S बैलेंस थे, ठीक है. अब जैसे ही मैंने इसको इस तरफ किया, यानी स्प्रिंग पहले यहां था, अब वो इतना खिसक गया, यानी इतना उसमें इलोंगेट आ गया, इलोंगेट हो गया. तो जो इनिशियल कंप्रेशन 50 में से मुझे इस इलैंगुएशन को माइनस करना पड़ेगा. बट जब इस पोजीशन पे अगेन इनिशियल कंप्रेशन और मैंने इस तरफ कर दिया तो इनिशियल कंप्रेशन और कंप्रेस कर देगा इसको. सो इन दैट केस S2 इज गिवन बाय दैट S इनटू जो इनिशियल कंप्रेशन था, जो इनिशियल कंप्रेशन था प्लस जो नया आया कितना आया, दैट इज R2 माइनस R. बस. तो ये S2 इज इक्वल्स टू S कितना है 10 इंटू 10 की पावर 3, इनिशियल कंप्रेशन इज 50 प्लस R2 कितना आया था अभी 148 माइनस 140, ठीक है, और बाहर आ गया इंटू 10 की पावर माइनस. सो दैट इज अगेन 58 इंटू 10. सो S2 इज इक्वल्स टू 580 न्यूटन. बहुत अच्छे, 580 न्यूटन आ गया. नाउ वाई टेकिंग मोमेंट अबाउट O, नेग्लेक्ट द ऑब्लिक्विटी, नेग्लेक्ट द ऑब्लिक्विटी. नेग्लेक्ट द ऑब्लिक्विटी, ठीक है. तो ऑब्लिक्विटी नेग्लेक्ट करोगे यानी x2 इक्वल्स टू x, y2 इक्वल्स टू y. ये मान लिया. FC2 into that perpendicular distance x2 and that is equals to x is equals to S2 into x2, but x2 is equals to x plus that mg by 2 into y2. So ठीक है. Again we go for the calculation that FC equals to 0.592 omega square into 0.08. S2 is 580 into 0.08 plus M is 16, 9.81 divided by 2 into Y is 0.12.
जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपका 1178 एंड करस्पॉन्डिंग ओमेगा वैल्यू आ जाएगी 34.32 रेडियन पर सेकेंड। इसको अंडर रूट कर लेंगे सो ओमेगा आ गया यानी 2 पाई n2 यानी ओमेगा 2 है बेटा ये ओमेगा 2 तो 2 पाई n2 बाय 60। सो यहां से n2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 327.7 आरपी। ठीक है, तो n1 और n2 आ गया है। वी नो दैट द रेंज ऑफ द स्पीड, रेंज कितनी है, रेंज इज n2 माइनस n1। सो n2 कितना है, सो रेंज इज इक्वल्स टू n2 इज 327.7 minus n1 comes out to be 305.5। सो रेंज यहां से आ गई आपकी 22.2 आरपीएम। ठीक है, और आपको क्या निकालना था, द रेशो ऑफ, जो एक्चुअली फाइंड आउट करना था वो क्या था, रेशो ऑफ रेंज ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रेंज ऑफ स्पीड दैट इज n2 माइनस n1 और मीन स्पीड इज n, सो इट इज 22.2 डिवाइड बाय n कम्स आउट टू बी 317, और इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा इसकी वैल्यू आई 0.07 और परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 7%, एंड दिस विल बी द answer for that question. So this type of numerical, when we have to do some type of derivation also. Thank you.